हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस छोटे से वीडियो में 11th क्लास केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ध्यान दोगे। और इसी तरह का और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या इंग्लिश हो या इकोनॉमिक्स हो, इससे सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 11th क्लास हो या 12th क्लास हो या कोई अदर क्लासेस का अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहे। ध्यान दोगे, ये कुछ क्वेश्चंस है 11th क्लास केमिस्ट्री का, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट है फॉर द प्रोसेस टू ओकर्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन जो होता है ना, उसमें जो हीट एनर्जी है वो रिमाइंस कांस्टेंट होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के साथ हीट एनर्जी का ट्रांसफर एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, अगला है द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, यानी स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट का जो एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, तो जीरो होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा यू नॉट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन इज -x किलो जूल पर मोल, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच जीरो इज। तो सबसे पहले ये हम जान लें, ये स्टैंडर्ड चेंज इन स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये हमारा चेंज इन एंथैल्पी है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो जो कंबजन जो होता है, एक चीज़ पढ़ोगे, कंबजन जो फॉर्मूला होता है, उस कंबजन में नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव होने के चलते ये जो हमारा डेल्टा एच है वो डेल्टा यू नॉट से छोटा होता है। ध्यान दोगे, डेल्टा एच और डेल्टा यू में ये रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। ठीक है, बाकी ये सब तो आप जान ही रहे होगे क्या है। सो ये है हमारा एंथैल्पी, ये है इंटरनल एनर्जी चेंज, ये है हमारा चेंज इन मोल्स ऑफ द गैस, यानी ये है हमारा नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और टी के बारे में जान ही रहे हो, ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये टी जो है सो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अब अगर ये हमारा CH4 है जो गैसियस फॉर्म में है, अगर इसको हम कंबेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसको हम जला रहे हैं, तो CO2 बनेगा हमारा गैसियस फॉर्म में और H2O बनेगा हमारा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब इसे बैलेंस अगर हम कर लेते हैं और अगर यहाँ से हम डेल्टा Ng फाइंड करते हैं, तो पहले गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट हम लेते हैं। ठीक है, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट लेते हैं, और उसके बाद माइनस में गैसियस नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट लेते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स जो है सो यूज नहीं होगा। प्रोडक्ट में हमारा यहाँ तो ऐसे तो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ऐसे तो हमारा 3 दिख रहा है, बट 3 यूज नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड स्टेट है, सिर्फ गैसियस स्टेट वाले का यूज करना है। तो पहले प्रोडक्ट का लेते हैं तो 1 आ जाएगा, रिएक्टेंट में इसके सामने 1 है और यहाँ पर 2 है, जो कि पूरा का पूरा गैसियस फॉर्म है, तो 1 और 2 यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस आ गया, यानी इसी पर हमारा डिपेंड कर रहा था उसका वैल्यू जो क्या होगा। अगर यही चीज हमारा अगर 0 आ जाता तो यहाँ दोनों इक्वल हो जाता, ये चीज अगर पॉजिटिव आ जाता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, अगर यहाँ पर नेगेटिव आया है तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा 2RT। तो अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में कैसा रिलेशन होगा। तब यहाँ ध्यान दोगे कि डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू में ये जो रिजल्ट है उसको माइनस करने के बाद इसके बराबर आ रहा है, यानी ये मेरा छोटा है, यानी डेल्टा एच इज द लेस देन डेल्टा यू। अब यहाँ नॉट लगा रहेगा तो यहाँ भी नॉट हो जाएगा, यानी डेल्टा एच इज द लेस देन डेल्टा यू। ये सिर्फ इस रिएक्शन के लिए आया है, अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इसका वैल्यू प्लस में कुछ आ जाता है तो ये जस्ट इधर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पर डेल्टा एच जो है सो लेस देन डेल्टा यू है। ध्यान दोगे, इसमें 3 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 में विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोबेसिक एसिड। तो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि जब इसे हम लोग डाइसोसिएट करेंगे वाटर में तो हाइड्रोजन का 2 एटम रिलीज हो सकता है, यहाँ से इससे 2 एटम रिलीज हो सकता है, यहाँ से 3 एटम, यहाँ से 1 एटम, यानी ये हमारा मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद 5 में ध्यान दोगे, 5 में क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सैंपल इज 3.8 × 10⁻³ m, व्हाट इज इट्स
pH। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके बताएंगे, ध्यान दोगे। इसका आंसर तो ऐसे बी हो जाएगा, सॉल्व करके बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द वीक एसिड। तो ये जो HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है। तो वीक एसिड यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो वीक एसिड हमारा फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ये बी नंबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दोगे, द pK ऑफ एसिडिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively, then pH of the ammonium acetate solution will be 7.005। तो ये अब कहाँ से आया, इसे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, ध्यान दोगे। अब इसके बाद 8 में क्या है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन इज Kc देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन एट द सेम टेम्परेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/Kc हो जाएगा। ये कैसे आएगा, ये भी बताया जाएगा सॉल्व करके आपको, ध्यान दोगे। एक बार क्वेश्चन में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान दोगे, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP ऑफ बेरियम सल्फेट is a 1.0 into 10 to the power minus 10, then molar solubility of बेरियम सल्फेट विल बी इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, इसको भी आपको बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान दोगे, मैचिंग करना है इसे। तो डेल्टा जी है 0, डेल्टा जी है पॉजिटिव, डेल्टा जी है नेगेटिव। तो यहाँ पर है स्पॉन्टेनियस, यहाँ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 किसके लिए होता है, तो इक्विलिब्रियम के लिए होता है, पढ़े होगे आप लोग। तो ये हमारा किससे मिल जाएगा, ये हमारा बी से जाकर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव किसके लिए होता है, तो पॉजिटिव जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, तो ये हमारा इससे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव किसके लिए होता है, तो स्पॉन्टेनियस के लिए होता है, तो इसके लिए हो जाएगा, ये यहाँ जाके मिल जाएगा। यानी 1 किससे मैच करेगा, बी से। तो यहाँ ढूंढना है, 1 हमारा यहाँ बी नहीं है, 1 यहाँ भी बी नहीं है, 1 यहाँ पर बी है। ठीक है, ध्यान दोगे, यहाँ पर ये 1 जो है सो बी से है, फिर 2 किससे है, तो सी से, 2 किससे है, तो सी से, फिर 3 किससे है, तो ए से। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है 11 नंबर, ध्यान दोगे, ये है 11 नंबर क्वेश्चन। ये जो हमारा केसी का जो वैल्यू दिया हुआ है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए गैस रिएक्शन केसी, ये दिया हुआ है। क्या करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। इसके लिए हमें बैलेंस इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, बताया जाएगा उसको। नेक्स्ट है यहाँ पर बफर सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम अपने चैनल में बता चुके हैं, आप सर्च करके निकाल सकते हो कि बफर सॉल्यूशन बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस। लिखोगे बफर सॉल्यूशंस बाय आरपी ऑनलाइन क्लासेस, तो इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी का सॉल्यूशन अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दोगे। पहले हम 11 नंबर बताते हैं आपको, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 में केसी का वैल्यू ये हमारा दिया गया है, इसके लिए एक बैलेंस इक्वेशन को लिखना है। ठीक है, तो इसे लिखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर एक इस प्रकार से इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लोग स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दे दीजिए, स्मॉल सी इंटू कैपिटल सी, स्मॉल डी और कैपिटल डी। अगर ऐसा कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसके लिए केसी बताया गया होगा, या तो फिर आप पढ़े होंगे, ध्यान दोगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोडक्ट वाले को लेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या है, सी है, तो यहाँ सी लेंगे, और सी में ये कैपिटल ब्रैकेट लगा करके इसके साथ जो नंबर ऑफ मोल जो यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, ये पावर पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इंटू में यहाँ डी आ जाएगा, और डी में यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद ए में यहाँ जो मल्टीप्लाई है, ए में जो यहाँ मल्टीप्लाई है, इसके आगे जो मल्टीप्लाई है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बी में जो आगे मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है,
तो ये क्या दिखा यहाँ पर कि जो आगे मल्टीप्लाई, जो पावर जो है वो आगे मल्टीप्लाई में रहता है, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में रहता है, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में रहता है, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई में रहता है। और एक चीज, जो न्यूमरेटर है वो आरएचएस में होता है, ठीक है, और जो डिवाइड में है वो एलएचएस में होता है। तो उसके अनुसार यहाँ से अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो पहले कौन आएगा, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में मेरा एनओ है, तो सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा, इसका आंसर आएगा क्या, सो ध्यान दोगे, सबसे पहले एन ओ लेंगे, ले लिए एन ओ। अब जो पावर में रहता है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पावर में 4 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ प्लस, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, प्लस ही लेना है, यहाँ इंटू भले लेकिन यहाँ प्लस लेना है। अब H2O लेंगे, H2O ले लिए, ब्रैकेट नहीं देना है, यहाँ H2O ले लिए, और पावर में जो रहता है वो आगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन दे देना है, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद फिर न्यूमरेटर को लेंगे, यहाँ NH3 है तो NH3 ले लिए, और यहाँ जो पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस, फिर O2 ले लिए, और यहाँ जो पावर है वो यहाँ पर 5 ले लिए। तो ये हमारा आ गया इसका बैलेंस्ड रिएक्शन, ये इसके लिए हमारा ये आ गया, ठीक है। तो चेक भी कर सकते हो, नाइट्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 और 6 10, तो ऑक्सीजन भी हमारा 10 है, बैलेंस है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 12 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा 12 है, मतलब रिएक्शन हमारा बैलेंस हो चुका है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इसी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि केसी हमारा ये आया, ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था वहां पर कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन इज केसी देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन को रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी इन दोनों को हम इधर ले लेते हैं, तो आ जाएगा सी और कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, फिर यहाँ पर एरो का साइन लेंगे, ये ले लिए, ठीक है। अब इधर हम ए इंटू ए और बी इंटू बी ले लिए, ये ले लिए, उल्टा कर दिए। तो फिर से यहाँ पर हम अगर इसका केसी निकालते हैं, ठीक है, इसका केसी निकालते हैं, केसी डैश कर देते हैं, इसका नया केसी निकलेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, पहले प्रोडक्ट वाले को लेना है, पहले इसको लेना है ए, और इसका जो पावर में आ जाएगा, फिर यहां से इंटू में बी आएगा, ये आ गया, फिर यहां से सी पावर में ये आ जाएगा, फिर यहां से डी और पावर में डी आ जाएगा। यानी एकदम सिंपल सा तरीका है कि जो आरएचएस में जो रहता है ये ए ले लिए, ब्रैकेट डाल के उसका मल्टीप्लाई वाले को पावर में ले लिए, फिर बीच में यहाँ इंटू, फिर बी को ले लिए यहाँ पर ब्रैकेट देकर के उसके आगे जो मल्टीप्लाई है पावर में ले लिए, डिवाइड में क्या आएगा, तो यहाँ जो सी है वो सी ले लिए, और आगे जो मल्टीप्लाई है पावर में आ गया, फिर इंटू दे दिए, फिर डी ले लिए, और डी का जो पावर है वहां पर हम लगा दिए, ठीक है। तो ध्यान दोगे इन दोनों में कैसा रिलेशन है, ठीक है। इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 बाय ऐसा लिख सकते हो, इसको रेसिप्रोकल करके इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का वैल्यू ये पूरा केसी है, देखो ये पूरा का रिजल्ट क्या है, केसी थी, यहाँ पर केसी आ गया। यानी अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए ना, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 बाय केसी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 रेस्पेक्टिवली। ये A का मतलब यहाँ पर एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, B का मतलब यहाँ पर बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो। एक चीज पढ़े होंगे, जब एसिड और बेस को आपस में कंबाइन किया जाता है तो साल्ट और वाटर हमारा बनता है। तो इसमें अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारा पीएच का ये फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से 7 + 1/2 पी के ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.76 और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4.75, ठीक है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 0.01 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.005 आ जाएगा, सॉल्व करोगे 0.005 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बताया गया होगा आप लोग को बी नंबर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान दोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है इन ए सैंपल, एक सैंपल दिया गया है कोई भी चीज़ का, उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हमारा दिया गया है 3.8 इंटू 10⁻³ मोलरिटी, ठीक है। व्हाट इज इट्स पीएच, तो उसका पीएच निकालना है। क्वेश्चन में ही log 3.8 का वैल्यू दिया हुआ है। तो पढ़े होंगे आप लोग, पीएच का फॉर्मूला बताए होंगे माइनस लॉग, या पढ़े होंगे log एच आयन, ये ठीक है। हम पहले ही सब फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, नहीं बताए हैं तो हमारे चैनल से पढ़ सकते हो सर्च करके आप, ठीक है। अब यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे। H प्लस का ये जो वैल्यू है, ठीक है, प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ से 3.8 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो फॉर्मूला पढ़े होगे आप लोग, log m इंटू एन रहता है ऐसा, log के साथ यहाँ दोनों टर्म प्रोडक्ट में है तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है, बीच में प्लस आ जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर डिवाइड रहता तो यहाँ पर माइनस आ जाता। एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, log m⁴n, अगर यहाँ पर पावर में अगर n है तो वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से ये दो फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होने वाला है, तो ध्यान दोगे। सबसे पहले इंटू है यहाँ, ये माइनस तो हम बाहर ही रहने देते हैं पहले, ठीक है। log m इंटू एन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये log m हो जाएगा, प्लस log 10⁻³ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, log 3.8 का ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, पुट कर दिए। इसके बाद यहाँ जो फॉर्मूला बताया गया है, ये जो पावर है वो क्या होता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये जो पावर -3 है आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर देख लोगे, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। इसको हम अब इधर बताने वाले हैं, ध्यान दोगे। ये प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब log 10 का वैल्यू क्या आएगा, तो log 10 का वैल्यू 1, इस माइनस को यहां मल्टीप्लाई करोगे, -0.58 माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 इंटू 1 का 3 आ गया। अब अगर इसे सॉल्व करोगे तो 2.42 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे क्या है, सबसे पहले कि h का वैल्यू हमारा क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, log 3.8 का वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दिया गया था। pH का फॉर्मूला पढ़े होगे माइनस लॉग, और यहाँ पर h होता है, ठीक है। h का ये जो वैल्यू है उसे हम पुट कर दिए। जब भी लॉग में ये दो नंबर इंटू में अगर आ जाएगा तो दो अलग अलग लॉग यूज कर देंगे और बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये माइनस वहीं रहने दिए, log 3.8 ले लिए, फिर log 10⁻³ ले लिए, बीच में प्लस आ गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये, उसका हम यहाँ पर यूज कर दिए। और log में यहाँ इस प्रकार से जो पावर रहता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो गया और log m आ गया, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो गया और log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो -3 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किए तो प्लस हो गया, 3 इंटू 1 का 3 हो गया, +3, और इसको माइनस को सॉल्व किए तो 2.42 आ गया, जो कि हमारा आंसर कहाँ पर था, जो बता चुके हैं, क्वेश्चन बी, इसका आंसर बी था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बच गया था, उसको भी हम बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ बेरियम सल्फेट इज 1.0 इंटू 10⁻⁻10, ये है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, 1 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेरियम सल्फेट का इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसका आयनिक रिएक्शन क्या होगा। ये होगा, ठीक है। जब इसे आयनाइज करेंगे तो Ba2+ हो जाएगा और SO4 2- हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 इक्वल टू x अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दोगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस k इक्वल टू, या इससे पहले ये जो x है
इसका मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा और SO4 माइनस भी हमारा x हो जाएगा। अगर किसी भी रिएक्शन का आयनिक कंसंट्रेशन है हमारा ये, तो जो आयनिक कंसंट्रेशन जो होता है ना वही हमारा मोलर सॉल्युबिलिटी उसका होता है, यानी इसका जो मोलर सॉल्युबिलिटी x जो लेट किए इसका भी मोलर कंसंट्रेशन x हो जाएगा और इसका मोलर कंसंट्रेशन हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ K का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये दोनों का मोलर कंसंट्रेशन होगा, ये आ जाएगा। जब भी किसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट अगर निकालना हो ना तो रिएक्टेंट का यूज नहीं होता है, सिर्फ प्रोडक्ट का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में जो आयन होता है उसका प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका तो वैल्यू हमारा दिया गया है 1 × 10⁻⁻10, ठीक है। इसके बाद इसका वैल्यू हम x ले लिए, इसका वैल्यू भी हम x ले लिए, तो x और x क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x² हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻10 x² आ गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10⁻⁻5, रूट से अगर बाहर आ जाएगा तो, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5m, 1.0 × 10⁻⁻5m, यानी इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास में 11th क्लास केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चंस का तैयारी करके आप आने वाले समय में 11th क्लास केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्जाम आपका होगा उसमें आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। और इस चैनल के थ्रू, ठीक है, और सारे सब्जेक्ट आपका जो 11th में हो या 12th में हो या BSc में हो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो भी सॉल्यूशन है उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जितने सारे टाइम टू टाइम वैकेंसीज जो आते रहता है उन सभी चीज़ों का जानकारी भी इसमें दिया जाता है। तो अगर आपको लगता है आपके भविष्य के लिए ये चैनल बेहतर हो सकता है तो इस चैनल से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो जाए और उसका समय पर आप लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए, इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।